अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे बनता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए माइकल फराडे ने 1833 में एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस लॉ में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, सेकंड लॉ जो है फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन है। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम जैसे प्रीवियसली जानते हैं कि जिसको हम लोग दो इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं। ठीक है, एक जिसमें होता है हमारा एनोड और दूसरा हमारा होता है कैथोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चीज़ कनेक्ट होती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। उसके बाद इस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम करंट का पास करते हैं तो इसको हमारे इलेक्ट्रोड्स पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। उसी प्रोडक्ट में कितना अमाउंट बनेगा, इसी चीज़ का कैलकुलेशन होता है फराडेज लॉ में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फराडे का ये कहता है कि जो भी मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पास हो रहा हो सॉल्यूशन से या इलेक्ट्रोलाइट से। दैट मीन्स कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, यानी कि गैस भी निकलती थी और सॉलिड फॉर्म में बनता था, तो वो जो डिपॉजिट होगा या फिर जो लिबरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge passing through इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इस इलेक्ट्रोलाइट से जो चार्ज पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और सबको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, वो की होता है हमारा यहाँ पे Z। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पर ये जो Z है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और ये हर एक मटेरियल के लिए, हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो फराडे का फर्स्ट लॉ यही है, M = Z × Q। दैट मीन्स कि जो भी मास इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या यहाँ से गैस के फॉर्म में निकलेगा, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये जो मास यहाँ से लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा किसके, जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसके। ठीक है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसके। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है ये Z जो है ये इक्वल होता है किसके, E/F के। E क्या चीज़ है, E हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट को, जो कि क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा गया जा चुका है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और F है हमारा फराडे कांस्टेंट। फराडे कांस्टेंट जो है बेसिकली ये टोटल चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। फराडे कांस्टेंट जो होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगभग 96500 कूलम्स होते हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग चाहें तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ME/F/Q, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया है, कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले को अपने आप से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चाहे तो इस्तेमाल करते हैं, अगर Z और Q दिया है तो डायरेक्टली ये इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं दिया है तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि जो करंट होता है, ठीक है, I चाहे कैपिटल I चाहे स्मॉल I, बात एक ही है, कैपिटल। ठीक है, जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के। किसी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसी को अगर चेंज करें तो चार्ज = IT लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब करंट, I से करंट और T से टाइम। तो इस वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा, ME/F/I, ये कैपिटल I लिख लेते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, बस जानते रहना होगा कि करंट है। ठीक है, ये IT। तो ये हो जाता है हमारा फराडे लॉ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस का इक्वेशन। फराडेज लॉ जो फर्स्ट लॉ है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, इसमें बेसिकली यही है कि कितना अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा
इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, यानी गैस होगा तो लिबरेट होगा, वो किसके बराबर होता है, वो चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, और अगर किसी को इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालने आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर साइड में समझा देते हैं। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो बराबर होता है किसके, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर के, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर के। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर आमतौर से x से डिनोट किया जाता है, तो मोलर मास अपॉन x। ठीक है, x की वैल्यू जो होती है अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग होती है। जैसे फॉर एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड के लिए कितने H+ आयन लगेंगे ये होती है। ठीक है, नंबर ऑफ H+ आयन कितने एसिड में होते हैं ये। ठीक है, और अगर हम फॉर बेस की बात करें तो इसमें कितने OH- आयन होते हैं, नंबर ऑफ OH- आयन। ठीक है, और अगर हम किसी सॉल्ट, यानी कि हम लोग अभी इस केस में इलेक्ट्रोलाइट्स देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का अगर केस लेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज ऑन कैटायन, जो कैटायन पे जो चार्ज होगा उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर हमको क्या पुट करना होगा, चार्ज ऑन कैटायन। तो ये हमारा बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम चलते हैं आगे सेकेंड लॉ में। ठीक है, सेकेंड लॉ बेसिकली इसी का क्या है, एक्सटेंशन है, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें रिपीटेड रहेंगी। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पास होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, और जो वहाँ पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। दैट मीन्स कि अगर हम कहें कि किसी दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, तो उसका जो मास डिपॉजिट हो रहा था ना, जो लिबरेट हो रहा था या डिपॉजिट हो रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। दैट मीन्स कि मास जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा था, इक्विवेलेंट वेट के। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स रखी गई है। ठीक, हम सब में वही अगेन एनोड, इधर कैथोड। ठीक है, इधर एनोड, इधर कैथोड, इन सब का कनेक्शन हम करते हैं आपस में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थोड़ा बड़ी बैटरी लिया है इस बार, हाई वोल्टेज की। ठीक, और यहाँ से हम लोग इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस टर्मिनल, यानी कि एनोड इधर और ये वाला कैथोड। और फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे हैं वो इसमें हम मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट लिया हमने, और इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर लिया जाए, कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट हो गया। क्यों हमने इन दोनों को एक साथ सर्किट में लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ यही कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज passed through different electrolytes, देन जो मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही है हमारा सेकेंड लॉ। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है, हमको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे इस सर्किट में करंट जो है हर जगह सेम मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उतना ही टाइम ट्रैवल भी होगा, यानी टाइम भी सेम रहेगा। ठीक, इससे क्या पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जब सेम अमाउंट है तो इसका मतलब क्यू, जब आई भी सेम है टी भी सेम है, तो ऑब्वियस बात है कि क्यू भी हर जगह क्या होगा, सेम होगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम फराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, सपोज करते हैं इसको हम फर्स्ट चैम्बर मान लेते हैं, इसको सेकंड चैम्बर मान लेते हैं। तो अगर हम फराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें फर्स्ट चैम्बर पे, तो हमको क्या मिलेगा, m = z × q। ठीक है, और अगर हम सेकंड पे अप्लाई करें तो हमको m सेकंड के लिए क्या मिलेगा, z × q। ठीक, अब हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट की बात करें तो z हमने क्या लिया है, z यहाँ पर क्या होगा, E/F होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे कांस्टेंट। और यहाँ पर हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिंक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं EZn अपॉन फराडे × Q। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड चैम्बर में क्या लिया, हमने कॉपर का सल्फेट लिया, तो यहाँ पर हम कॉपर की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फराडे कांस्टेंट × Q। ठीक है, अब दोनों में देखिए Q और F आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट इज़ फर्स्ट चैम्बर मास डिपॉजिटेड इन सेकंड इक्वल्स टू जिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, ये देखिए हमको क्या मिल गया,
दोनों का रेशियो, दोनों के इक्विवेलेंट रेशियो के बराबर होता है। यही इसी का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स कि जो मास डिपॉजिटेड या लिबरेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के। तो ये था हमारा फराडे का सेकंड लॉ। बेसिकली ये एक्सटेंड हुआ है कहने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम जनरल केस बात करें, जनरल केस में तो हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उनका जो मास डिपोजिशन होगा हम उसको m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों में कैटायंस जो है वो इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट सेकंड, तो ये भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायंस होगा उनका इक्विवेलेंट वेट हम कुछ इस तरह से मेंशन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और उससे जो सेकंड लॉ है बेसिकली वो क्या है, खाली एक्सटेंशन है सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आप इस पार्ट तक वीडियो के आ गए हैं तो हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल भी है जहाँ पर नोट्स वगैरह शेयर की जाती है। टेलीग्राम के साथ साथ हम लोग ट्विटर पर भी हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का भी चैनल है, जिस सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप उनसे जुड़ें ताकि हम और इजीली कनेक्ट हो सकें। और अगर बातें पसंद आ रही हैं या समझ में आ रही हैं बातें तो और भी स्टूडेंट से शेयर करें। सो थैंक यू।